पुलिस रिमांड। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट राजुल अग्निहोत्री। हमारे पाठक गणों के हमारे पास काफी समय से पुलिस रिमांड को लेके बहुत सारे सवाल आ रहे थे, जैसे कि पुलिस रिमांड क्या होती है, पुलिस रिमांड में कितने दिनों के लिए भेजा जा सकता है, कोर्ट पुलिस रिमांड पे कब देता है, पुलिस रिमांड पे किसको लिया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो आज की इस चर्चा के माध्यम से हम पुलिस रिमांड पे एक प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे भारतीय कानून में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी भी हालत में 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अगर आज दिनांक को गिरफ्तार किया है तो कल दिनांक को इतने ही बजे तक उसे पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है। इसके अलावा उसे पुलिस अभिरक्षा में किसी भी हालत में नहीं रखा जा सकता, सिर्फ उतने समय को छोड़ के जो कि पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक आने जाने में लगता है। पुलिस अभिरक्षा के बारे में एक चीज और स्पष्ट कर देना उचित समझेंगे कि पुलिस अभिरक्षा उस दिन से प्रारंभ होगी जिस दिन से व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। तो पुलिस रिमांड में समझने से पहले, पुलिस रिमांड शब्द को समझने से पहले धारा 57 सीआरपीसी को समझना जरूरी है कि धारा 57 सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय की अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। अच्छा, 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में अगर नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा? अगर 24 घंटे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा तो उसे 24 घंटे के पहले कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा पुलिस अधिकारी को जिसने ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो जब ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहां पे अपराध की गंभीरता को देखते हुए और उसके एडवोकेट द्वारा लगाई गई बेल पे विचार करने के बाद अगर ऑनरेबल कोर्ट उचित समझता है कि इस बंदे को जमानत का लाभ दे दिया जाना चाहिए तो कोर्ट ऐसे बंदे को जमानत का लाभ दे देगा। परंतु अगर कोर्ट उचित नहीं समझता है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में भेज सकता है। यहां से होती है रिमांड की कहानी चालू। जब कोर्ट ऐसे व्यक्ति को बेल देना उचित नहीं समझता है और अभिरक्षा में भेजने का निर्णय लेता है तो यहाँ पर अभिरक्षा दो प्रकार की होती है। पहली न्यायिक अभिरक्षा और जो दूसरी होती है पुलिस अभिरक्षा। जब मान के चलिए किसी अपराध में पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, 24 घंटे उसको गिरफ्तार किए हो गए, परंतु पुलिस पूछताछ में कोई ऐसा तथ्य सामने निकल के नहीं आ रहा है जो ऐसे अपराध को साबित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या पुलिस पूछताछ में कोई ऐसी चीजें निकल के सामने नहीं आ रही हैं जो अभियोजन पक्ष को प्रबल बनाने के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए किसी बैंक के गबन का मामला है, इसमें कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो 24 घंटे में स्वाभाविक सी बात है पूछताछ संभव नहीं हो सकती कि आपने गबन के पैसे किसको दिए और किस किस के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए वगैरह वगैरह, कितने पैसे आपके पास कैश हैं, कितने आपने खर्च कर दिए। हो सकता है 24 घंटों में सारी पूछताछ पुलिस संभव नहीं कर पाए। और भी मामले जैसे डकैती के मामले या चोरी के मामले, इनमें भी साधारण तौर पर 24 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा पूछताछ किया जाना संभव नहीं हो पाता। देखा जाता है डकैती का माल डकैतों द्वारा कहीं बेच दिया जाता है, कहीं दे दिया जाता है, किसी रिश्तेदार के यहाँ दे दिया जाता है, तब 24 घंटे के अंदर ऐसे माल की बरामदगी भी संभव नहीं होती है। तो पुलिस जब ऐसी कंडीशन में जब अभियुक्त के लिए कोर्ट में प्रस्तुत करती है, एडवोकेट बेल एप्लीकेशन लगाता है, उस पर सुनवाई होती है नहीं होती है अलग मैटर है, मगर पुलिस जब प्रस्तुत करती है और 24 घंटे में ऐसे अन्वेषण को पूर्ण नहीं कर पाती है, चोरी का माल बरामद नहीं कर पाती है, तो पुलिस ऑनरेबल कोर्ट से ऐसे अभियुक्त को पुनः वापस रिमांड पर दिए जाने की प्रार्थना करता है। पुलिस ऑनरेबल कोर्ट से प्रार्थना करती है कि हमें पुनः ऐसे अभियुक्त को रिमांड पर पूछताछ के लिए वापस सौंपा जाए, चूंकि
ऐसे अभियुक्त से जो है पूछताछ अभी पूरी नहीं हो पाई है, अभी पूछताछ बाकी रह गई है। अगर ऑनरेबल कोर्ट पुलिस की इस दलील को उचित पाती है और न्याय हित में ऐसे व्यक्ति को पुलिस के पास सौंपना उचित समझती है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को पूछताछ हेतु पुलिस के लिए वापस सौंप देती है। तो पूछताछ के लिए पुलिस को वापस ऐसा सौंपा जाना ही पुलिस रिमांड में दिया जाना कहलाया जाता है। जब ऑनरेबल कोर्ट जब किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है और पुलिस द्वारा वापस पूछताछ के लिए मांगा जाता है, और न्यायालय अगर वापस पूछताछ के लिए सौंप देती है, तो ऐसा सौंपना, याद रखिएगा, पुलिस रिमांड में दिया जाना कहलाता है। सामान्यतः जब बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, जब साधारणतः 24 घंटों में गिरफ्तारी के बाद पूछताछ पूरी नहीं हो पाती, अन्वेषण जो है पूरा नहीं हो पाता, तो पुलिस के लिए सीआरपीसी की धारा 167 सेक्शन 167 में दिए गए प्रावधानों का पालन करते हुए 24 घंटे के अंदर ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, एक ऐसी केस डायरी के साथ जिस केस डायरी में उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी, जो एफआईआर की गई है एफआईआर, और भी अन्य जो संबंधित आवश्यक दस्तावेज हैं, वो सारे एक प्रतिलिपि के रूप में उस डायरी में संलग्न होंगे। जब ऐसे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है और मजिस्ट्रेट जमानत पर छोड़ना उचित नहीं समझता, तो वहां पे इसको जेल अभिरक्षा में भी भेज सकता है, जिसको न्यायिक अभिरक्षा कहा जाता है। दो तरह की, एक जेआर, एक पीआर, अर्थात एक जेल रिमांड, एक पुलिस रिमांड। अगर आवश्यक नहीं समझता कि पुलिस रिमांड में भेजना जरूरी नहीं है, तो कोर्ट ऐसे मुलजिम को, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेज सकता है। अगर जमानत भी नहीं देनी और पुलिस रिमांड भी नहीं देनी, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को जेल भेज सकता है। अब एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली है, बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार में 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए रिमांड पर नहीं भेजा जा सकता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अगर कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को एक बार में 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए रिमांड पर नहीं भेजा जा सकता, न ही पुलिस रिमांड पे और न ही जेल रिमांड पे। अगर 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए भेजा जाना है, तो प्रथम दृष्टया व्यवहारिक रूप से 12, 13, 14 दिन के लिए भेज दिया जाता है। वापस पुनः कोर्ट में बुलाया जाएगा, उसके बाद पुनः 12, 13 दिन के लिए उसके लिए रिमांड पे भेज दिया जाएगा। एक बार में सीधा अगर आप चाहें कि 1 महीने या 2 महीने के लिए भेज दिया जाए, तो ऐसा हमारे यहाँ के भारतीय कानून में संभव नहीं है। दूसरी बात एक बहुत याद रखने वाली है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय के समक्ष, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, वहां से अगर ऐसे व्यक्ति को रिमांड पे जेल भेज दिया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है, और ऐसे व्यक्ति की न्यायिक अभिरक्षा में जेल में 15 दिन बीत चुके हैं, व्यक्ति को जेल में न्यायिक अभिरक्षा में 15 दिन बीत चुके हैं, तो ऐसे 15 दिन बीत जाने के बाद अगर पुलिस चाहे कि ऐसे व्यक्ति की कोर्ट से पुलिस रिमांड ले ले, तो ऐसे 15 दिन अगर व्यक्ति जेल में बिता चुका है, तो 16वें दिन, याद रखने वाली बात है कि पुलिस 16वें दिन कोर्ट से ऐसे व्यक्ति की पुलिस रिमांड नहीं मंगा सकती, और ना ही कोर्ट ऐसे व्यक्ति की पुलिस रिमांड मंजूर कर सकती है उस दशा में जिस दशा में ऐसे व्यक्ति को जेल में 15 दिवस से अधिक बीत चुके हों। एक सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, धारा 167 सीआरपीसी की, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा हो रही है, तो हो सके थोड़ा सा समय दें, बहुत आवश्यक जानकारी आपके हाथ लग रही है, इसे बहुत ध्यान से सुनना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। धारा 167 में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जब कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार हो गया है और कोर्ट ने उसे रिमांड पे भेज दिया है, चलिए पुलिस ने रिमांड नहीं मंगाई, कोर्ट ने व्यक्ति को रिमांड पे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है, 15 दिन से ज्यादा एक बार में नहीं भेज सकते, 15-15 दिन करके अधिकतम कितने समय तक रख सकते हैं,
अगर इस सवाल पर चर्चा की जाए तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध में गिरफ्तार हुआ है जिस अपराध के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है या आजीवन कारावास का प्रावधान है या 10 साल की सजा का प्रावधान है, याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध में गिरफ्तार हुआ है जिसमें आजीवन कारावास, मृत्यु दंड या 10 साल की सजा का प्रावधान है और पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में भेज दिया है और कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को जेल भेज दिया है, तो अधिकतम कोर्ट ऐसे व्यक्ति को 15-15 दिन की रिमांड लेके 90 दिन तक ऐसे व्यक्ति को जेल में निरुद्ध कर सकती है, उस दशा में जिस दशा में पुलिस चालान प्रस्तुत नहीं करती कोर्ट में। अगर ऐसा अपराध आजीवन कारावास, मृत्यु दंड या 10 साल की सजा से दंडनीय नहीं है और ऐसा अपराध अगर 10 साल से कम की सजा के लिए दंडनीय है और कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को जो रिमांड पे भेजा है और व्यक्ति जेल में है और पुलिस अगर ऐसी दशा में 60 दिन के अंदर चालान पेश नहीं करती और व्यक्ति जेल में है और उसको 60 दिन हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत का अधिकार मिल जाता है पुलिस के चालान प्रस्तुत न करने की दशा में। इसको सामान्य तौर पर डिफॉल्ट बेल के नाम से व्यवहारिक भाषा में जाना जाता है। तो धारा 167 में एक ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर क्रमशः मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 साल वाले अपराधों में 90 दिन और 10 साल से कम की सजा वाले अपराधों में 60 दिन तक अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है और पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो ऐसे जेल में रहने वाले व्यक्ति को जो है सामान्य रूप से जमानत का अधिकार मिल जाता है। पुनः बताना चाहेंगे कि ऐसी जमानत को जो है डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। एक चीज और बहुत आवश्यक है जो मेरे ख्याल से आप लोगों को जानना चाहिए कि किसी भी अभिरक्षा में देने से पहले चाहे मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में दे या जो है जेल भेजे या पुलिस कस्टडी में दे, ऐसी कस्टडी में देने से पहले सबसे आवश्यक बात है कि जो है मुलजिम को, अभियुक्त को, जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट के समक्ष जब ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत किया जाएगा उसके बाद ही मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में भेजेगा, चाहे पुलिस अभिरक्षा में भेजे और चाहे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे। पुलिस अभिरक्षा कभी भी 15 दिन से अधिक समय की नहीं होगी किसी भी हालत में, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। पुलिस अभिरक्षा में जो है कभी भी पुलिस रिमांड 15 दिन से अधिक की नहीं हो सकती, चाहे एक एक दिन करके चाहे कैसे भी 15 दिन से अधिक पुलिस रिमांड नहीं होगी। अगर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करें एक जजमेंट पर, तो सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का जजमेंट है रजनीकांत पटेल वर्सेज सूचना आयुक्त एनडीपीएस दिल्ली का। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि क्रमशः गंभीर मामलों में 90 दिन या 60 दिन की अवधि में अगर पुलिस चालान पेश नहीं करती है तो ऐसे व्यक्ति को जो उस मामले में जेल में बंद है उसे जो है बेल पे छोड़ दिया जाना चाहिए। परंतु इस मामले में रजनीकांत पटेल वर्सेस सूचना आयुक्त एनडीपीएस दिल्ली के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जो है अन्वेषण पक्ष अपना चालान प्रस्तुत होने के बाद भी मजबूती से ये साबित कर देता है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत मिल गई है और जमानत मिलने के बाद भी अगर अन्वेषण पक्ष ऐसे व्यक्ति को मजबूती से साबित कर देता है कि इसने कोई गंभीर अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति की पुनः कोर्ट जमानत रद्द कर सकता है 167(2) के परंतु का के अधीन। 167(2) के परंतु का के अधीन अगर किसी व्यक्ति को 60 या 90 दिन में चालान प्रस्तुत न होने की वजह से बेल मिल गई है, उसके बाद भी अगर अन्वेषण पक्ष ये साबित कर देता है कि मामला गंभीर है और अभियुक्त ने गंभीर अपराध किया है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतु का के अधीन ऐसी जमानत रद्द की जा सकती है। ये बहुत याद रखने वाली बात है। जहां तक मारपीट का प्रश्न है, पुलिस रिमांड में मारपीट का प्रश्न है, तो एक सामान्य सी बात है कि जब भी व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है उसका मेडिकल करा के प्रस्तुत किया जाता है। आजकल तो सामान्य सी कोविड के दौर के बाद कोविड टेस्ट होने लगा है, व्यक्ति को
जेल भेजे जाने से पहले कोविड टेस्ट होता है। ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष जब प्रस्तुत किया जाता है तो पुलिस सामान्यतः इस मानसिकता से प्रस्तुत करती है कि व्यक्ति के ऊपर इतना गंभीर मामला बनाया है हमने कि उसको कोर्ट जेल भेज ही देगा। तो व्यक्ति का सामान्यतः मेडिकल करा के, कोविड टेस्ट वगैरह सारा करा के और फिर पुलिस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करती है। वहां पे ये अलग बात है कि किसी कुशल वकील की वजह से, उसकी दलीलों की वजह से और ऑनरेबल कोर्ट द्वारा ये पाए जाने पे कि आप प्रथम दृष्टया निर्दोष हैं, आपको जमानत का लाभ मिल जाता है और आप जेल जाने से बच जाते हैं। परंतु अगर वास्तव में आप किसी गंभीर अपराध के अभियुक्त हैं, जाने अनजाने में आपसे कोई ऐसा गंभीर अपराध हो गया है जो वास्तव में समाज के लिए हानिकारक है और ऐसे अपराध से वास्तव में समाज पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो हमारे भारत देश में देखा गया है कि आमतौर पे निम्न न्यायालय, जिसको हम न्यायिक मजिस्ट्रेट जीएमएफसी के तौर पर जानते हैं, ये आमतौर पे किसी गंभीर अपराध में किसी अभियुक्त के प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें जेल भेज देती हैं। और अगर पुलिस को पूछताछ की ज्यादा जरूरत होती है तो पूछताछ के लिए मांगे जाने पे पुलिस रिमांड में सौंप दिया जाता है। तो यह थी पुलिस रिमांड और पुलिस रिमांड के बारे में हमारी आपसे एक छोटी सी चर्चा। अगर पुलिस रिमांड के बारे में आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जरूर पूछ सकते हैं। हमें आपका सवालों का जवाब देने में बहुत खुशी होगी। नमस्कार, जय हिंद।